Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our financial management series. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let us get started with the video. So today we will be talking about a new topic, that is dividend decisions या dividend theories. तो हमने जब ना फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पूरी सीरीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर या फिर एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट हमें इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हमें 3 फंक्शंस या 3 डिसीजंस लेने होते हैं। पहला डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन अगर समझें तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर मुझे पैसे चाहिए, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो हम इक्विटी शेयर से लेंगे, या तो प्रेफरेंस शेयर से, या तो डेट लेंगे, या तो रिटेन अर्निंग्स लेंगे। इन सब पे हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। कौन से चैप्टर में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अब पैसे तो आ गए। ठीक है, पहला फाइनेंसिंग डिसीजन हमें देखना था कि पैसे कहाँ से आएंगे। अब पैसे आ गए। अब पैसे आने के बाद हमें 2 चीज़ें देखनी थी इन्वेस्टिंग डिसीजन में। इन्वेस्टिंग डिसीजन में क्या देखना था? बताया था मैंने कि सबसे पहले सबसे मेजर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कि हमें जो मेजर अमाउंट खर्च करना है, पैसे का इन्वेस्ट करना है, वो कहाँ करना है, किस प्रपोजल में करना है, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। और सेकेंड पार्ट इसी का था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हर दिन वाले, उसके लिए भी तो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पहला डिसीजन हो गया, ये दूसरा डिसीजन हो गया। अब तीसरा डिसीजन हमें क्या पढ़ना होता है? पैसे इन्वेस्ट भी कर दिए और हम मान लेते हैं कि वहाँ से प्रॉफिट भी आ गया। अब जो प्रॉफिट आया है, क्या उससे शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना है या नहीं देना है? अगर देना है तो क्या पूरा, देखो हम जब डिविडेंड देते हैं ना, देखो पहले मैं तो लिख देती हूँ यहाँ पे, तीसरा डिसीजन होता है मेरा क्या? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन कि मुझे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड किस बेसिस पे देना है, कितना देना है। अब डिविडेंड ऐसा नहीं है कि मेरे पास जितना प्रॉफिट आया है पूरा 100% मुझे दे देना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जितना पैसा मैं एज अ डिविडेंड दे देती हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? पे आउट रेशियो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पे आउट रेशियो। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जितना बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। ठीक है, और पे आउट का मतलब जितना मैंने पे किया, और रिटेंशन मतलब जितना रिटेन कर लिया। तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लर्न करने वाला, रटने वाला नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने डिविडेंड थ्योरीज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं कि कैसी कंडीशन में हमें डिविडेंड देना चाहिए और कैसी कंडीशन में हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए। इज़ दैट ओके? हमने जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ी थी, वैसे ही हम डिविडेंड थ्योरीज पढ़ते हैं, डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेसिकली ब्रॉडली डिविडेंड थ्योरीज मेरे पास 2 टाइप की होती हैं, डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरीज और डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरीज। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप तुरंत रिलेट कर लोगे। सेम ये रिलेवेंस थ्योरीज और इररिलेवेंस थ्योरीज हम कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ते थे, बस थ्योरीज डिफरेंट थी। तो कॉन्सेप्ट वही है एकदम। रेलेवेंस थ्योरी का क्या मतलब होता है? रेलेवेंस थ्योरी का ये मतलब होता है कि डिविडेंड्स हम कितने दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे, दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्सट्रीमली रिलेवेंट इन डिसाइडिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। कि जो फर्म की वैल्यू है या जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, उसको डिसाइड करने में ना हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं या कितना डिविडेंड नहीं दे रहे, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखता है। ठीक है, फिर से बताती हूँ। डिविडेंड थ्योरीज जो मैं डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरीज क्या बोलती हैं कि डिविडेंड्स हम कितने पे कर रहे हैं, कितने नहीं पे कर रहे, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है मेरी कंपनी की वैल्यू डिसाइड करने में या फिर मेरे शेयर्स की वैल्यू डिसाइड करने में, जिससे मेरी शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी डिसाइड होगी। ठीक है, वहीं ऑन दी अदर हैंड डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरीज क्या कहती हैं कि आपको डिविडेंड देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा या शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो जाएगी। इज़ दैट ओके? डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरीज क्या कहती हैं
कि डिविडेंड्स को देना रिलेवेंट होता है, अदरवाइज मेरे फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मेरे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरीज क्या कहती हैं कि आप डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कोई भी मतलब नहीं है इस बात का। ठीक, अब आगे चलते हैं। डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरीज दो पढ़नी है हमें, सबसे मेन वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल। वॉल्टर ने एक थ्योरी दी थी और गॉर्डन ने एक थ्योरी दी थी, दोनों थ्योरीज की बात करेंगे आज। और डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरीज में अगेन हमें दो थ्योरीज पढ़नी है, एक रेसिड्यूरी मॉडल, रेसिड्यूरी मॉडल में एक्चुअली कुछ नहीं होता, सिंपल सा है बहुत, और दूसरा है एमएम मॉडल। अच्छा, सेम ये एमएम मॉडल जिसको हम बोलते हैं मिलर एंड मोदिग्लियानी, ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, ऑल्दो वहाँ पे मिलर और मोदिग्लियानी ने दूसरी थ्योरीज दी थी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड के लिए दूसरी थ्योरीज दी हैं। ठीक, अब आज हम ये चारों थ्योरीज पढ़ लेंगे कि क्या बोला है किसने किसने, और कल हम इन चारों थ्योरीज पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल मतलब कि नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली 3 थ्योरीज पे क्वेश्चन करना है। रेसिड्यूरी मॉडल इज़ एक्सट्रीमली सिंपल, वो बस एक लाइन में मुझे आपको बता देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉल्टर्स मॉडल से। ये देखिए, वॉल्टर ने क्या बोला था, 3 प्रोपोजिशंस दिए थे इन्होंने, 3 प्रोपोजिशंस दिए थे, वन बाय वन देखते हैं। पहला इन्होंने क्या कहा, व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन के ई। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, और के ई का मतलब हम अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक्चुअली कैपिटल नहीं, मैं डायरेक्टली इक्विटी लिख देती हूँ, ई इज़ इक्विटी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, मतलब कॉस्ट कम लगी है, कॉस्ट आपकी 8% लगी है, लेकिन आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट कम लगी है, कहने का ये मतलब। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, वॉल्टर ने क्या कहा, ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड्स नहीं देने हैं। डू नॉट गिव डिविडेंड्स इफ़ यू हैव एनी फंड्स इन सरप्लस। अगर आपके पास सरप्लस में फंड्स आ रहे हैं, आपका रिटर्न रेट ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से, तो आपको डिविडेंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब फिर हम सरप्लस पैसे का क्या करेंगे, यूज़ दैट मनी इन बिजनेस एंड ग्रो। ठीक है, देखो मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, ये इसलिए नहीं है कि आप लोग एग्जाम में एज इट इज़ इसको लिख दो। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप ये लिख के नहीं आओगे, बट आई एम टीचिंग हियर, अभी मैं रिविजन करवा रही हूँ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने के लिए कि एक्चुअल में वॉल्टर्स मॉडल होता क्या है। एल्सवाइज आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, आप अपने आंसर्स एक्सपैंड कर सकते हो, या आप बुक्स वगैरह जहाँ से भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वॉल्टर ने क्या कहा सबसे पहले कि अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, मतलब रिटर्न आ रहा है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा है ना उसको मार्केट में लगाओ, बिजनेस और ग्रो करेगा, अगली बार ज़्यादा रिटर्न आएगा, फिर बाद में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे, तो शेयर होल्डर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न मान लो आपका 8% है और कॉस्ट 10%, मतलब 10% की कॉस्ट लग गई लेकिन रिटर्न बस 8% आया, तो ऐसे में कह रहे हैं कि जब रिटर्न ज़्यादा नहीं आया है तो अब जो बचा कुचा पैसा है उसको मार्केट में लगाओगे तो उससे भी रिटर्न कम आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी पैसा बच रहा है ना उसको डिविडेंड दे दो, एज अ डिविडेंड दे दो। इन्होंने क्या बोला, एज रिटर्न इज़ लेस देयर इज़ नो बेनिफिट इन इन्वेस्टिंग। अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ तो जब रिटर्न ही कम है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो इट इज़ बेटर कि मैं पैसे को इन्वेस्ट ना करके क्या करूँ, डिविडेंड्स पे कर दूँ। ठीक है, आप ना अपना कॉमन सेंस इसमें मत लगा लीजिएगा कि रिटर्न ज़्यादा आया है तो डिविडेंड दे देते हैं और रिटर्न कम आया है तो डिविडेंड नहीं देते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वॉल्टर ने क्या बोला कि रिटर्न ज़्यादा आया है तो डिविडेंड्स नहीं देने हैं, बिजनेस ग्रो करना है। और रिटर्न अगर कम है, अगर रिटर्न कम है मतलब मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है अभी, तो इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, डिविडेंड्स दे देते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि अगर रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर है, मतलब 10% का ही रिटर्न भी आ रहा है, 10% की इक्विटी भी लग रही है, मतलब बेसिकली आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस वाले उस पर चल रहे हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, तो ऐसे में ना इट बिकम्स इररिलेवेंट, द डिविडेंड पॉलिसी बिकम्स इररिलेवेंट। आपकी मर्जी है, ईदर वे, या तो आप इन्वेस्ट कर लो या तो आप डिविडेंड्स पे कर दो, इट डजेंट मैटर एज मच। ठीक है, ये बात थी पूरी किसकी, वॉल्टर्स मॉडल की। अब वॉल्टर्स मॉडल में कुछ कुछ अजम्पशंस लिए थे वॉल्टर ने, वो अजम्पशंस क्या थे देख लेते हैं।
शॉर्ट में मैं इसलिए कर देती हूँ इसको पूरा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको बाद में पढ़ने के लिए। अजम्पशंस क्या दिए थे इन्होंने, ये देख लो। पहला अजम्पशन इन्होंने लिया था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं फर्म की, दे हैव टू बी फाइनेंस्ड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली। हमने ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ था कि हमारे पास 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट या डिवेंचर्स, बैंक लोन और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। बट वॉल्टर का अजम्पशन किस बेसिस पे है, ये अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म में जितने भी प्रपोजल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से ही फाइनेंस हो रहे हैं। अदरवाइज जो इन्होंने ये बात कही है कि आपका अगर रिटर्न ज़्यादा है तो आप बिजनेस में लगा दो, ग्रो कर दो। हो सकता है हम बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगा रहे हों बट अपना पैसा ना लगा रहे हो सकता है मैंने डेट लिया हो, उधार लिया हो, बैंक से लिया हो, डिबेंचर्स इशू किए हों, या मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए हों, या मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हों और मैं बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ, बट मेरे पास जो रिटर्न आया है उससे मैं डिविडेंड्स दे सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे तो वॉल्टर का मॉडल फेल हो जाता। तो इन्होंने इसीलिए क्या किया, एक अजम्पशन ले लिया कि नहीं, जितने भी प्रपोजल्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो सारे सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से ही फाइनेंस हुए हैं, तब ये मॉडल वर्क करता है, ठीक है। दूसरा अजम्पशन इन्होंने क्या लिया कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न भी अगर जितना है उतना ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जितना है उतना ही रहेगा, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप लोग देखोगे, खुद भी आप लोग इतना सोच सकते हो कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती, बुकिश चीज़ें होती हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप इस थियोरी को पूरी तरह से निगेट कर सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि इसका कोई मतलब नहीं है। क्रिटिसिज्म ज़रूर दे सकते हो, इनफैक्ट क्रिटिसिज्म आप बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स में भी आपको क्रिटिसिज्म मिल जाएगा, क्वेश्चंस में भी पूछता है, बट एक्चुअल में अगर आप सारे अजम्पशंस देखने लगोगे तो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कम होने लगते हैं, ठीक है। अगला इन्होंने अजम्पशन दिया कि सारे इन्वेस्टर्स बहुत रैशनल माइंड के होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब किसी भी तरह का ब्रोकरेज, किसी भी तरह का कमीशन, कुछ भी नहीं लगता है, सबको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बीच में किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, ये इनका अजम्पशन था। और लास्ट अजम्पशन इन्होंने क्या लिया कि द फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ, मतलब कि फर्म चलती रहेगी, फर्म बंद नहीं होने वाली है कभी भी, फर्म इज़ गोइंग टू हैव अ परपेचुअल लाइफ, ठीक है। जल्दी से एक बार क्विक रिकैप देखते हैं। तो वॉल्टर ने क्या बोला कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो डिविडेंड्स मत दो, बिजनेस में पैसा लगाओ। अगर ऑपोजिट है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न कम है, मतलब मार्केट में भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो पैसे मार्केट में क्यों लगाओगे, तो क्या एक काम करो, डिविडेंड्स ही दे दो। और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे तो डिविडेंड दो चाहे तो ना दो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं गॉर्डन्स मॉडल पे। अच्छा, गॉर्डन्स मॉडल पे आने से पहले ना इन्होंने फॉर्मूला जो दिया था वो फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑल्दो आज हमें इसका काम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका काम आएगा, बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वॉल्टर ने क्या बोला कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दैट इज पी इज इक्वल टू डी, मतलब कि डिविडेंड पर शेयर प्लस रेट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्या है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। हमें क्या निकालना होता है, मोस्टली हमें निकालना होता है कि आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, मतलब ये जो है डी, ये निकालना होता है हमें डिविडेंड पर शेयर। बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। जाहिर सी बात है ना, हम डिविडेंड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, डिविडेंड थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में डिविडेंड निकालने को आता है मोस्टली। कभी कभी हो सकता है कि आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालने को भी आ जाए। वैसे तो ग्रेजुएशन के लेवल पे कई बार क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है न्यूमेरिकल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ के जाइए, और एग्ज़ाम से अलग भी आपको इतना आइडिया होना चाहिए वॉल्टर्स मॉडल का अगर फिनांस के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम गॉर्डन्स मॉडल पे। हाँ, तो गॉर्डन्स मॉडल क्या कहता है, गॉर्डन ने देखो सबसे पहले गॉर्डन्स मॉडल ने ये बोला इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्ड इन अ हैंड थ्योरी। बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या होती है, अच्छा इंग्लिश में एक कहावत है आपने सुनी होगी, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन अ बुश। मतलब क्या कि हाथ में एक बर्ड भी ज़्यादा बेटर होती है इंस्टेड बुश में मुझे 2 बर्ड्स दिख रही हों, ठीक है। कहने का क्या मतलब, यहाँ पे कहने का क्या मतलब, आज का पैसा चाहिए। अगर कोई मुझसे ये प्रॉमिस कर रहा है कि 1 साल के बाद हम 10,000 देंगे और कोई मुझसे बोल रहा है आज 5,000 देंगे, तो मैं आज के 5,000 प्रेफर करूँगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनके मॉडल को क्या बोलते हैं, बर्ड इन अ हैंड थ्योरी। अब इन्होंने क्या बोला, और ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ये मानते थे कि इन्वेस्टर्स को आज का डिविडेंड
फ्यूचर के कैपिटल गेन से ज़्यादा पसंद होता है। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, ऐसा एमएम अप्रोच में है, रेसिड्यूरी में है, एमएम अप्रोच में है। बेसिकली लोगों का मानना ऐसा था कि जैसे जो इररिलेवेंस थियरीज़ हैं, इररिलेवेंस थियरीज़ क्या बोलती हैं कि डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर है एक्स, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं दे रही, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। उसके पास जो शेयर्स रखे हैं ना, वो क्या करेगा, उन शेयर्स को सेल कर देगा मार्केट में और उससे कैपिटल गेन अर्न कर लेगा। ठीक है, मतलब उस पर उसको कैपिटल गेन हो जाएगा कि मान लो 10,000 का शेयर था और उसने 15,000 पे बेच दिया, 5,000 का कैपिटल गेन हो गया, माइनस द टैक्सेस ऑफ कोर्स। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि ऐसी कई लोगों की राय थी, एमएम अप्रोच में भी अभी हम ये पढ़ेंगे कि इररिलेवेंस थियरीज बेसिकली जो ये बोलती हैं कि डिविडेंड देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बंदे को डिविडेंड नहीं मिल रहा तो वो परेशान नहीं होगा, वो अपना शेयर ही बेच देगा और कैपिटल गेन एंजॉय करेगा। बट गॉर्डन ने बोला ऐसा नहीं होता। गॉर्डन ने क्या बोला, इन्वेस्टर्स को ना आज का डिविडेंड चाहिए होता है, उनको फ्यूचर के कैपिटल गेन से ज़्यादा पसंद होता है कि उनको आज का डिविडेंड मिल जाए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गॉर्डन सेज दैट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिविडेंड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मतलब ऑब्वियसली बात है, हम रिलेवेंस थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप डिविडेंड्स देंगे तो आपके फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी, बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मतलब अगर आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो आपके फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर आप डिविडेंड कम दोगे तो फर्म की वैल्यू भी कम होगी। इसका बहुत स्ट्रेट लॉजिक है। अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड दे रही हूँ तो मेरे शेयर की प्राइसेस भी तो बढ़ रही हैं, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो इवेंचुअली मेरे फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। तो गॉर्डन ने कहा कि वैल्यू ऑफ फर्म और डिविडेंड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मतलब अगर डिविडेंड पॉलिसी सही हो तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। ठीक, बाकी इन्होंने डिविडेंड पे करने की बात एग्जैक्टली वही कही है जो वॉल्टर ने कही है। सेम देखो, अगर कंपनी ग्रोथ में है, ग्रोथ कर रही है, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब पे कितना कर रहे हो, 0। मतलब कोई पे आउट मत रखो, पूरा पूरा पैसा क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका बराबर है, तो क्या करोगे, नो ऑप्टिमम रेशियो। कोई मतलब कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप चाहो तो इधर वे देना हो तो दो डिविडेंड, नहीं देना है तो इट्स ओके, अपने पास रखो। ठीक है, या इन्वेस्ट कर दो, वॉटेवर। और अगर आपकी कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में है, मतलब कि अभी मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है, तो आपको मार्केट में पैसा लगाने से वैसे भी कोई बेनिफिट हासिल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, पूरा 100% पे आउट कर दो, मतलब डिविडेंड्स दे दो। सेम वही बात जो वॉल्टर ने कही थी वही इन्होंने भी कही है, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बोली हैं। ठीक है, इनके अजम्पशंस भी डिफरेंट है, वो भी देख लेते हैं। क्या अजम्पशंस दिए थे इन्होंने कि इन्होंने पहला अजम्पशन लिया कि फर्म में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग है। वॉल्टर ने क्या लिया था कि सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग्स की फाइनेंसिंग है। सेकेंड इन्होंने अजम्पशन क्या लिया कि IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रिटेंशन रेशियो की जितना पोर्शन ऑफ द डिविडेंड हम रिटेन कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट रहेगा, और जिस रेट से मेरी ग्रोथ हो रही है वो भी कांस्टेंट रहेगी। अब आप लोग खुद सोचिए कि मार्केट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम डायनेमिक होता है, तो कोई भी चीज़, वो IRR हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, रिटेंशन रेशियो हो, ग्रोथ रेशियो हो, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगेन अगर आप वर्ड बाय वर्ड चलो तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन सारे मॉडल्स की कम होने लगती है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं गॉर्डन्स मॉडल का। तो इन्होंने क्या बोला कि प्राइस पर शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अर्निंग्स पर शेयर में से रिटेंशन रेशियो पे आउट रेशियो माइनस कर दो। देखो ये क्या है, आपका अर्निंग पर शेयर है, 1 माइनस बी किसको बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो। तो अगर बी रिटेंशन है तो 1 माइनस बी क्या होगा, पे आउट रेशियो होगा। ऐसे सोचो, अगर रिटेंशन रेशियो 60% है, मतलब आपने 60% प्रॉफिट अपना रोक लिया, तो दिया कितना एज अ डिविडेंड, 40%। कैसे आया, 100 माइनस 60 कर दिया तो 40% आ गया, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, तो यही है, 1 माइनस बी कर दोगे तो आपका पे आउट रेशियो आ जाएगा। तो ये क्या है, पे आउट रेशियो है। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर इंटू पे आउट रेशियो अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो भी बोल लो, इंटू ग्रोथ रेट। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम आते हैं
अपना इररिलेवेंस थ्योरीज पे। अब एक बार मैं ऊपर आ जाती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था ना डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरीज में हमें 2 थ्योरीज पढ़नी थी, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, ये दोनों हमने देख लिया। अब हम डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरीज पे आते हैं, जिसमें पहली थ्योरी है रेसिड्यूरी मॉडल और दूसरी थ्योरी है एमएम अप्रोच या एमएम मॉडल। तो हम रेसिड्यूरी थ्योरी पे आते हैं। सबसे इजी थ्योरी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होनी चाहिए। रेसिड्यूरी थ्योरी एज द नेम इंडिकेट्स, रेसिड्यूरी का मतलब रेसिड्यूअल। क्या बोलती है, जो भी प्रॉफिट बच गया हो सारी इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद, अगर कुछ लेफ्ट ओवर प्रॉफिट हो, रेसिड्यूअल प्रॉफिट हो, तो वो डिविडेंड्स दे दो। एज सिंपल एज दैट, बस इतना। पे डिविडेंड्स पे डिविडेंड्स ओनली व्हेन एक्सेस प्रॉफिट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग। सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद आपने, मतलब जितना आपकी मर्जी थी, आपने अपने हिसाब से सब इन्वेस्ट कर दिया। वो सब इन्वेस्ट करने के बाद अब अगर कुछ प्रॉफिट बचा है तो फिर आप डिविडेंड्स दे दो, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, डिविडेंड्स देना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होता? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये इररिलेवेंस थ्योरी है। इररिलेवेंस थ्योरी तो यही बोलती है ना कि डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैसे इन्वेस्ट भी कर दोगे तो भी शेयर होल्डर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप कभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे ना, तो आपकी मार्केट रेट ऑफ, ये आपका अर्निंग पर शेयर या आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, सब कुछ तो कम हो जाएगा। तो इवेंचुअली आपकी फर्म की वैल्यू डिक्लाइन ही करेगी। ठीक है, क्या नेक्स्ट आते हैं हम एमएम मॉडल पे, जो कि है मिलर एंड मोदिग्लियानी अप्रोच। ये दिया था फ्रैंको मोदिग्लियानी और मेर्टन मिलर ने। ठीक है, मेर्टन मिलर ने दिया था 1961 में। ठीक है, क्या बोलता है ये? इट सेज दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट, ऑब्वियसली नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक इररिलेवेंस थ्योरी है। तो इन्होंने क्या बोला, डिविडेंड पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता किस पे, ना तो फर्म की प्राइस पे, ना स्टॉक पे, और ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। मतलब बेसिकली डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने और क्या बोला, इफ़ द कंपनी पेज डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो फिर मार्केट प्राइस फॉल्स बिकॉज कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचता है। देखो, इन्होंने क्या बोला कि अगर आप डिविडेंड नहीं भी दोगे ना, तो काम चल रहा है आपका, डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू नहीं बढ़ती। और इन्होंने क्या कहा, अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो आपके हाथ में पैसा कम बचेगा। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड दे देगी तो कंपनी के पास पैसा कम बचेगा, और पैसा कम बचेगा तो कंपनी फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, और इन्वेस्ट नहीं करेगी तो शेयर होल्डर्स का भरोसा हमसे कम होगा, वो शायद शेयर्स बेचने लगे। इवेंचुअली हमारे अर्निंग पर शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, सब कुछ कम हो जाएगी और फर्म की वैल्यू भी डिक्लाइन कर देगी। ठीक है, तो एमएम अप्रोच में क्या बोलते हैं कि पहली चीज़ तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है आपके फर्म की प्राइस पे, स्टॉक की प्राइस पे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है ना, तो उसकी मार्केट प्राइस गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिविडेंड पे करने के बाद पैसे कम बचे, और पैसे कम बचे तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाई, और इन्वेस्ट नहीं कर पाई तो मार्केट में लोगों का भरोसा कंपनी से उठ गया और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, इफ़ द कंपनी डजेंट पे डिविडेंड, अगर नहीं देती है डिविडेंड, तब उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है, तो लोगों का भरोसा हो रहा है। बट इसका बहुत इजी क्रिटिसिज्म है कि बंदा ये भी तो सोच सकता है ना, हमें सिर्फ मार्केट की नहीं पड़ी होती, हमें अपने पर्सनल शेयर की भी तो पड़ी होती है ना, कि अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर लिया है तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग सम डिविडेंड्स ना, मुझे भी तो डिविडेंड चाहिए होंगे कि यार ठीक है, इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा तो शायद बेटर मिले। ठीक है, तो ये था एमएम मॉडल, जिसके अजम्पशंस देख लेते हैं। हाँ, इसके क्या अजम्पशंस हैं? ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, कि सारे इन्वेस्टर्स बहुत रैशनल माइंड के होते हैं, सबको सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होती है। और जाहिर सी बात है, अगर सबको सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है तो हमें किसी भी ब्रोकर की या कमीशन एजेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगी। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके बाद इन्होंने क्या अजम्पशन लिया कि पूरी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस किससे हुई है? इक्विटी से, मतलब डेट का कोई भी रोल नहीं है, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया, ऐसा रियल में नहीं होता, अज्यूम किया। और लास्ट इन्होंने क्या बोला, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऑफकोर्स इतने डायनेमिक मार्केट में रिस्क इज़ वन थिंग दैट इज़ ऑलवेज ऑल परवेसिव, है ना, रिस्क तो आप कभी हटा ही नहीं सकते, रिस्क फैक्टर। बट ही सेड कि अगर अनसर्टेनिटी नहीं है
और पूरी फर्म इक्विटी के थ्रू फिनांस हुई है, सारे इन्वेस्टर्स रैशनल हैं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगी है अगर, तब MM मॉडल वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम सबके एक एक क्वेश्चंस लगा के देखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। MM मॉडल का फॉर्मूला क्या है, जो P0 है या P0 है, इसको ये क्या होता है आपका बिगिनिंग की प्राइस है, प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। P1 जाहिर सी बात है ये एंड ऑफ द पीरियड की प्राइस है, एंड D इज़ द डिविडेंड फॉर द एंड ऑफ द ईयर। और 1 प्लस KE आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलने की जगह कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही बोल सकते हो, क्योंकि ये मान रहे हैं कि डेट तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप MM अप्रोच का। बाकी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में या पूरे डिविडेंड थ्योरीज में कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी लर्निंग।